प्यारे छात्र छात्राओं, स्टैटिक्स में इससे पहले मैंने आपको उसका फंक्शन, उसका महत्व, उसकी मीनिंग्स और स्टैटिक्स क्यों आवश्यक है और स्टैट हमारे एजुकेशनल सिस्टम में किस प्रकार से प्रयोग किया जाता है और ख़ास तौर पर उसका जो नीड्स है उसके लिए क्या क्या इम्पोर्टेंट है, वो मैंने एक संक्षिप्त जानकारी आप लोगों के सामने प्रस्तुत की है। आज मैं आपके सामने सांख्यिकी में वर्गीकरण की रीतियाँ अर्थात मेथड्स ऑफ क्लासिफिकेशन इन स्टैटिक्स के बारे में बताने की कोशिश करता हूँ और अपेक्षा है कि आपको यह ठीक लगेगा। सांख्यिकी में वर्गीकरण की रीतियाँ दो प्रकार से की जा सकती हैं। एक तो हो गया है अंकात्मक, जिसको न्यूमेरिकल्स कहते हैं, और दूसरा हो गया है वर्णनात्मक, जिसको डिस्क्रिप्टिव कहते हैं। अंकात्मक में चर मूल्य और वर्णनात्मक में गुण मूल्य। अंकात्मक में न्यूमेरिकल्स में हमारे पास जैसे आयु है, लंबाई है, भार है, प्राप्तांक है, उत्पादन है, वर्षा है, मूल्य, मजदूरी, वजन, वृद्धि, बुद्धि, मूल्यांकन, आकलन, मापन, रुचि और सृजनात्मकता आदि है। जबकि डिस्क्रिप्टिव गुण मूल्य में ईमानदारी, साक्षरता, बेरोजगारी, चरित्र, सुंदरता, सत्यवान, छोटा, बड़ा, नाटा, मोटा, गोरा, काला, सफ़ेद आदि। तो कह सकते हैं कि एक तो न्यूमेरिकल्स के आधार पर, जिसको हम नंबर मेथड्स कहते हैं, कुल मिलाकर के इसको कह सकते हैं क्वांटिटेटिव, संख्यात्मक के आधार पर। दूसरा हो गया हमारे पास क्वालिटेटिव, जिसको हम नए गुणों के आधार पर ले सकते हैं। अब बात आती है कि जो गुणात्मक वर्गीकरण है वो किस प्रकार से किया जा सकता है और उसके लिए कौन कौन से इम्पोर्टेंट फैक्टर होते हैं। तो जो गुणात्मक क्लासिफिकेशन है उसको भी दो प्रकार से किया जा सकता है। एक तो हो गया है साधारण, जिसको कहते हैं टू फोल्ड क्लासिफिकेशन, और दूसरा हो गया है बहुवर्गीकरण, जिसको मैनीफोल्ड्स क्लासिफिकेशन कहते हैं। अब साधारण वर्गीकरण के अंतर्गत जब तथ्यों को किसी एक गुण की उपस्थिति या अनुपस्थिति के आधार पर वर्गीकृत किया जाता है तो वह साधारण वर्गीकरण कहलाता है। जैसे 6000 की कुल जनसंख्या को इस प्रकार से हम वर्गीकृत कर सकते हैं, और 6000 कुल समग्र, जिसको डेटा कहते हैं या अंक कहते हैं या आंकड़े कहते हैं, इसको हमने दो प्रकार से बांटा है। एक हो गया है मेल, जिसको 3500 यानी कि 3500, और दूसरा हो गया है फीमेल, जिसको हमने 2500। तो कुल मिलाकर के ये 6000 को हमने दो प्रकार से इसको डिवाइडेशन किया है और इसको लिंग के आधार पर किया। मेल को कहा ए और फीमेल को कहा हमने बी। तो इस प्रकार से साधारण वर्गीकरण हम डेटाओं का कर सकते हैं। अब आ गई बात कि अगला हम कैसे करेंगे। तो जो बहुवर्गीकरण है, वो बहुवर्गीकरण को हम जब दो या दो से अधिक गुणों के आधार पर वर्गीकरण किया जाता है तो वह बहुवर्गीकरण कहलाता है। जैसे इसमें दो या दो से अधिक जो गुण हैं, लिंग हो गया है, साक्षरता हो गया है और रोजगार हो गया। अब अगर हमारी जनसंख्या कुल समग्र 6000 है तो उसको हम किस प्रकार से डिवाइडेशन कर सकते हैं, या टोटल समग्र को हम अलग अलग कैटेगरीज में कैसे बांट सकते हैं, इसको हम आगे देखना चाहते हैं। तो इसके लिए हमारे पास जनसंख्या कुल समग्र का ये जो डेटा है, इसमें देख रहे होंगे आप कि इसमें सबसे पहले हमने लिया है पुरुष ए और स्त्री स्मॉल ए पे। फिर इसके भी दो पार्ट किए हैं, एक हो गया साक्षर ए बी और दूसरा हो गया निरक्षर ए बी। फिर साक्षर स्त्री वाला ए बी और निरक्षर स्त्री वाला फीमेल वाला ए बी। अब इसके भी हमने फिर दो पार्ट किए। साक्षर के एक हो गया है नियुक्त, जो एम्प्लॉयज हो गए हैं, और दूसरा हो गया हमारे पास अनएम्प्लॉयज़
जिसको बेरोजगार कहते हैं। तो इसको ABC और इसको ABC मान। फिर इसी प्रकार निरक्षर में नियुक्त और बेरोजगार, इसी प्रकार से साक्षर में नियुक्त और बेरोजगार, और इसी प्रकार से निरक्षर में नियुक्त और बेरोजगार। तो इनको इस प्रकार से हम डिवाइडेशन कर सकते हैं। या अगर हम उस 6000 के आंकड़े को भी कर सकते हैं, तो एक जगह हमने 3500 रख दिया, एक जगह हमने कुल मिला के कह सकते हैं 2500, यानी कि 2500। फिर इन 3500 को भी अलग अलग बांट सकते हैं। हो सकता है कि एक को 2000, एक को 1500, और इसी प्रकार से इसमें एक 2500 वाले में एक को 1000 और दूसरे को 1500। फिर इसी प्रकार से हम इनको भी अलग अलग बांट सकते हैं। अब अगर हमारे पास एक को जो है 2000 मिले हैं तो 1000 हम इनको रख देते हैं, और इसमें हमारे पास 1500 मिले हैं तो एक को 800, एक को 700 रख सकते हैं। इसी प्रकार से अगला वाला जो हमारे पास एक को हमने 1000 माना और दूसरे को हमने 1500 माना, तो 1000 वाले को 500 में बांट सकते हैं, और 1500 वाले को हमने हो सकता है 900 और 600 में बांट सकते हैं। तो कुल मिला के इसको इस प्रकार से डिवाइडेशन किया जा सकता है। और ये हमारा कह सकते हैं आप, इस प्रकार से जनसंख्या का कुल समग्र जो वितरण होता है, तो इस वितरण के आधार पर हम इसको डिवाइडेशन कर सकते हैं। अब जो बात आती है अगला, कि संख्यात्मक वर्गीकरण को चरों के आधार पर किस प्रकार से इसका विभाजन किया जा सकता है। तो ये हो गया है, भार हो गया, वजन हो गया, आयु हो गया, उत्पादन हो गया है, और उसके अलावा उपज हो गया है। तो इस आधार पर हम इनको डिवाइडेशन या प्राप्तांक हो गया। जैसे किसी कक्षा में कुल 100 छात्र हैं और उन्होंने प्रायः न्यूनतम 15 एवं अधिकतम 70 अंक प्राप्त किए हैं, तो उन्हें 10-10 प्राप्तांकों के रूप में वर्गीकृत करने के लिए हम किस प्रकार से करेंगे। तो इसमें आप देख रहे होंगे सारणी में कि हमने क्या किया, एक जगह लिखा वर्ग और दूसरी जगह लिखा हमने प्राप्तांक। वर्ग में हमने 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60, 60 से 70 इस प्रकार से रखा। और प्राप्तांक 10 से 20 कितने लोग हैं, तो 7। 20 से 30 के बीच कितने लोग हैं, 12। और 30 से 40 के बीच कितने लोग हैं, तो 20। 40 से 50 के बीच कितने लोग हैं, तो 40। और 50 से 60 के बीच कितने हैं, 16। और 60 से 70 के बीच हमारे पास 5। तो कुल मिला करके ये हमारे पास टोटल n = 100 हो गया है। और इस 100 को हमने फ्रीक्वेंसी के आधार पर बांट सकते हैं। अब आते हैं हम कि संख्यात्मक वर्गीकरण की जो शब्दावलियाँ हैं वो कौन कौन सी हैं, किस प्रकार से हो सकती हैं। तो उसमें ख़ास तौर पर देखा गया है कि इसमें जो टर्मिनोलॉजी है इनकी, वो टर्मिनोलॉजी हमारे हो गए है, एक तो हो गया है वर्ग सीमाएं, जिसको क्लास लिमिट कहते हैं। इसमें 2 या 2 से 2 सीमाएं होती हैं, एक हो गया L1 और एक हो गया L2। एक को उच्च सीमा कहते हैं और दूसरे को हम निम्न सीमा कहते हैं। जैसे 10 से 20 का अगर हम वर्गीकरण कर रहे हैं, 10 से 20 का क्लास वर्ग सीमा कर रहे हैं, क्लास लिमिट का या क्लास साइज का, तो उसमें 10 जो है निम्न सीमा और 20 को उच्च सीमा कहेंगे। इसी प्रकार वर्ग विस्तार क्या है, क्लास साइज, जिसको वर्ग अंतराल कहते हैं। किसी भी वर्ग की वास्तविक उच्च सीमा वो वास्तविक निम्न सीमा के अंतर को हम वर्ग अंतराल या वर्ग विस्तार कहते हैं। अब इसमें देख रहे होंगे आप कि हमारे पास 20 से 24 है अगर, तो उसका CI हो गया है 4, और 19.5 से और 25.5 के जो CI है क्लास इंटरवल, तो वो टोटल उसके बीच की अंतर हो गया है कितना, 5। और 10 से 20 के अंतर का हो गया है CI कितना, 10। तो कह सकते हैं कि इस प्रकार से हम इसको आगे बढ़ा सकते हैं। अब आती है कि आवर्ती वितरण किसे कहते हैं। जब प्राप्तांकों को सारणी के रूप में रखा जा सकता है, विभिन्न वर्गों में व्यवस्थित रूप से करके आंकड़ों को प्रस्तुत किया जाता है, तो उसे हम फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन या आवर्त वितरण कहते हैं। प्राप्तांकों को उनकी सारणी के रूप में हो सकता है कि हमारे पास बिखरे हुए हो। हम ये भी कह सकते हैं कि अगर हमारे पास n = 500 है, तो 500 में से अब हमने ये देखना है कि छात्रों ने किस किस विषय में कितने कितने अंक प्राप्त किए हैं, उनको सारणीबद्ध करना है। और फिर अगर हम सारणीबद्ध करने के बाद
उनको वर्ग में 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, या अगर हमारे पास बड़ी संख्या है, अब 500 है, तो हो सकता है कि हम इस प्रकार से भी कर सकते हैं उसको कि जैसे 0 से 50, 50 से 100, 100 से 150, 150 से 200, 200 से 250, 250 से 300, 300 से 350, 350 से, तो इस प्रकार इसको 500 तक ले जाएंगे। और उतने बीच में छात्रों ने कितने कितने अंक प्राप्त किए हैं तो उनको, और फिर उनका हम मीन, मोड, मीडियन और स्टैंडर्ड डिविएशन, और आपके पास सहसंबंध निकाल सकते हैं, काई स्क्वायर निकाल सकते हैं, चरिता निकाल सकते हैं, टी टेट निकाल सकते हैं। तो कई प्रकार के टेस्ट हैं, तो उसके आधार पर हम मीन, मोड, मीडियन निकाल सकते हैं और हम एक आकलन कर सकते हैं कि छात्रों में इस रैंक पर ये छात्र हैं। तो ये इसलिए इसका वर्क ये इम्पोर्टेंट है। आवृत्ति किसे कहते हैं? किसी वर्ग में कुल जितने संख्या या प्राप्तांक आते हैं उस संख्या को उस वर्ग की आवृत्ति कहते हैं, फ्रीक्वेंसी कहते हैं। अब इसमें आगे मध्य बिंदु क्या होता है? तो मध्य बिंदु वर्ग की जो निम्न सीमा प्लस उच्च सीमा के योग में 2 का भाग देने पर जो मूल्य मान प्राप्त होता है वह मध्य बिंदु होता है। जैसे 10 + 20 / 2 = 15, तो यानी कि 10 और 20 30, 30 / 2 = 15, तो L1 + L2/2। तो इस आधार पर हम उसका मिड पॉइंट निकाल सकते हैं। उसके बाद हमारे पास है कि आवर्ती वितरण से संबंधित जो प्रमुख पद हैं वो कौन कौन से हैं। तो जैसे L1 हो गए लोअर लिमिट, L2 हो गए अपर लिमिट, I जिसको हमने क्लास इंटरवल के आधार पर निकालने की कोशिश की थी वो हमारी क्लास इंटरवल हो गई है। उसके बाद F को फ्रीक्वेंसी कहते हैं, X को मिड पॉइंट कहते हैं, N को टोटल फ्रीक्वेंसी कहते हैं, CF को क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कहते हैं, सिग्मा FF को सम ऑफ फ्रीक्वेंसी कहते हैं। और ये हमारे पास जो स्पेशल इसमें 1, 2, 3, 4 और 5 इस प्रकार से ये लिखे गए हैं, ये हमारे पास टैली बार्स हैं। तो इस आधार पर हम कह सकते हैं कि इनको इसमें जो प्रमुख टर्मिनोलॉजी है, जो प्रमुख चीज़ें हैं उसके बारे में मैंने एक संक्षिप्त जानकारी आपके सामने रखी है। तो अपेक्षा है कि आपको ये ठीक ठाक लगा होगा। आप इसको अच्छी तरीके से समझ करके और सांख्यिकी में वर्गीकरण की जो रीतियाँ होती है उनको आप समझने की कोशिश कीजिए। और क्योंकि मैंने ज़्यादातर गुणात्मक मूल्यों के आधार पर इसमें बात की है और हमने गुणात्मक मूल्यों के आधार पर ही काम करना है। ख़ास तौर पर जैसे साइकोलॉजी में हो गया है या असेसमेंट फॉर लर्निंग में हो गया है, हम बच्चों के जितने भी एटीट्यूड, एप्टीट्यूड, क्रिएटिविटी, रीजनिंग, इंटेलिजेंसी, पर्सनैलिटी या अन्य जितने भी उनकी क्वालिटियाँ हैं कि उन क्वालिटियों के कुल मिला के गुणों को हमने न्यूमेरिक सिस्टम में कन्वर्ट करके फिर उनके एक एक करके उनके बारे में जानकारी प्राप्त करनी है या उनका मीन, मोड, मीडियन निकालना है, क्लास का स्टैंडर्ड निकालना है और फर्स्ट, सेकंड, थर्ड प्रकार से इनको आगे बढ़ाने की कोशिश करनी है। तो ये आप देख रहे होंगे कि गुणात्मक वर्गीकरण में साधारण और बहुवर्गीकरण हो गया है और ये आप समझें किस किस प्रकार से इसको किया जा सकता है। तो अपेक्षा है कि आपको ये ठीक ठाक लगा होगा और अगर आपको कोई दिक्कत आती है तो आप पूछ सकते हैं कि इसमें किस प्रकार से क्या क्या किया जा सकता है। थैंक यू।